नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। तो जो मेरा पिछला लेक्चर जो चल रहा था वो था लेक्चर चैप्टर नंबर 35 के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट कोड के बारे में। तो देखिए, उसके कुछ पार्ट अभी बच गए थे। जैसे कि मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था अपने पिछले पार्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं, और उसके बाद लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फैमिली कोर्ट के बारे में, और एक और टॉपिक रहेगा ग्राम न्यायालय के बारे में। तो आज हम दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को देखा है तो बताइएगा कि इंडिया की सबसे पहली लोक अदालत किस स्टेट में बनी थी दोस्तों। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो फैमिली कोर्ट जो बनी है वो किस एक्ट के द्वारा बनी है? फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 से कौन सा कोर्ट बना? फैमिली कोर्ट बना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है वो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसका, क्योंकि इसके लिए एक लॉ पास करके इसको बनाया गया है। अब देखिए क्यों फैमिली कोर्ट बनाया गया, जिससे कि जो है जो भी फैमिली रिलेटेड या फिर जो भी मैरिज रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसमें जो है जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो सके, जल्द से जल्द फैसला आ सके, और कॉन्सिलिएशन मतलब समझौता। ठीक है, समझौता कराया जाता है यहाँ पे भी। अब देखिए क्या क्या रीजंस हैं क्यों फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कई ढेर सारी मतलब वुमेन की एसोसिएशन, जो औरतों की जो एसोसिएशन रहती है, जो संगठन जो रहते हैं वो, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल भी, उन्होंने टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट किया कि एक फैमिली कोड बनाना चाहिए, जिसमें जो है जो भी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, जो भी फैमिली से रिलेटेड, किसी परिवार से रिलेटेड कोई अगर झगड़े होते हैं तो उनका सेटलमेंट उस कोर्ट में किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट में जो सेटलमेंट जो होगा वो जो जिस तरीके से वैसे फॉर्मल कोर्ट में होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में हमको आईपीसी के साथ चलना पड़ता है, जो नियम कानून सीआरपीसी में लिखे हैं उससे चलना पड़ता है। यहाँ पे वैसा बिल्कुल रिजिड रूल के साथ नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक कॉन्सिलिएशन आ जाए, मतलब कि समझौता हो जाए दोनों ही पक्षों में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्या रीजन है। तो देखिए जो लॉ कमीशन है, तो लॉ कमीशन ने अपने 59th रिपोर्ट में, जो कि 1974 में आया था, उसमें उसने ये कहा था कि हमको एक फैमिली कोड बनानी चाहिए, जहां पे जो है जो भी फैमिली रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको जो है वहां पे डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा जो ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीजर जो रहता है, जिस तरीके से आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के जो प्रोसीजर रहेंगे, या फिर सीआरपीसी, या फिर जिस तरीके से हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस तरीके से केस चलते हैं, उस तरीके से ना चल के एक मतलब उतना ज़्यादा रिजिड नहीं रहेगा, कठोर नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे समझौता हो। ठीक है, दोनों पक्षों की बातों को सुन के एक बीच का एक मिडिल पाथ यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी कमीशन के रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जैसे जो भी फैमिली रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उसका ट्रायल शुरू होने से पहले, मतलब कोर्ट में जाने से पहले कोशिश करना है कि उसका क्या हो जाए, उसका सेटलमेंट हो जाए उस केस का। अब इसके लिए देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो था उसको हमने अमेंड किया 1976 में, जिसमें स्पेशल प्रोसीजर दिया गया जो कि किसको सूट करेगा, जो भी मैटर जो कि किसी फैमिली, किसी परिवार से रिलेटेड कोई मैटर्स है, अगर उसके लिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए कौन कौन से मैटर्स फैमिली रिलेटेड होते हैं, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। चलिए आगे बात करें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1974 में पेश की थी, और अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। और हमारी फैमिली कोड कब बनी? 1984 में बनी है, ये बात याद रखिएगा। तो जो तीसरा पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जब ये अमेंडमेंट, जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को जब अमेंड कर दिया गया 1976 में, उसके बावजूद भी जो कोर्ट्स थे हमारे यहाँ, जो कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, उन्होंने कोई भी कॉन्सिलिएटरी प्रोसीजर को नहीं अपनाया, मतलब कि समझौता कराने की कोशिश नहीं की, कोई मिडिल पाथ नहीं। यहाँ पे एक पक्ष जो है जीत जाता था, एक पक्ष हार जाता था। ठीक है, तो कोर्ट इसी तरीके से चलता था। जो भी डिस्प्यूट था उसको मतलब उसका समझौता नहीं कराता था, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता था कोर्ट। तो इस वजह से हमको जरूरत पड़ी कि लोगों के हितों के लिए हमने क्या बनाया, हमने फैमिली कोर्ट की स्थापना किया। वी हैव इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स।
ठीक है दोस्तों, किस लिए किया गया? जिससे कि हम जो है फैमिली डिस्प्यूट जो भी होंगे, जो भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स होंगे, उनको यहाँ पे सुलझाया जाएगा, वो भी जल्दी जल्दी, मतलब जल्द से जल्द। ऐसा नहीं कि अब एक केस गया तो उसको जो है 10 साल तक वही चलता रहे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो केस जो है खत्म हो जाए। अब चलिए बात करेंगे दोस्तों, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या रीजन है फैमिली कोर्ट के सेटअप के लिए, मतलब क्या एम है फैमिली कोर्ट को बनाने का। अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, जो फैमिली कोर्ट रहेगा एक स्पेशल कोर्ट रहेगा, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो भी फैमिली रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे वही इस कोर्ट में जाएंगे, फैमिली कोर्ट में। और यहाँ पे जो भी नेसेसरी एक्सपर्टीज मतलब क्या होते हैं? विशेषज्ञ। तो जो भी नेसेसरी विशेषज्ञ हमको चाहिए इस फील्ड का, वो भी रहेगा। और हम कोशिश करें कि केस जो है एक्सपेडिटियसली मतलब खत्म हो जाए, मतलब जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, शीघ्र ही खत्म हो जाए ये केस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो एक्सपर्टीज और जो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल जो है, ये दो जो है मेन फैक्टर है कि जिसलिए ये फैमिली कोर्ट बनाए गए। अब देखिए दोस्तों, ये जो फैमिली कोर्ट है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी डिस्प्यूट है फैमिली रिलेटेड, वहाँ पे हम कॉन्सिलिएशन कराएंगे, वहाँ पे समझौता कराएंगे। अब जो फैमिली कोर्ट में जो भी डिस्प्यूट जाएंगे, उसका जो भी हल निकलेगा वो इनएक्सपेंसिव रहेगा, मतलब कि ज़्यादा खर्चीला नहीं रहेगा, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह कोर्ट में रहता है जज ऊपर बैठता है, वकील आपके लिए आपकी तरफ से दलील रखे, इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। एक इनफॉर्मल मैटर में मतलब कि आप जज आपके सामने ही रहेगा और आप खुद भी अपनी बातों को जज के सामने रख सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के, तो अब हम उसके बारे में दोस्तों अब डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस एक्ट से जो है हर एक स्टेट में एक फैमिली कोर्ट बनाने की बात कही गई। अब कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा। अब देखिए, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को एक फैमिली कोर्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा जिस भी सिटी के लिए, जिस भी सिटी या टाउन में जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा रहेगी। 1 मिलियन मतलब जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा रहेगी, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट बनाना ही रहेगा। ये ऑब्लिगेटरी है, ये अनिवार्य है, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बात करें। जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो, जैसे कि जो पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया है कि जहाँ पे 10 लाख लोग रहेंगे, जहाँ पे 1 मिलियन पीपल रहेंगे, वहीं पे फैमिली कोर्ट बनाना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है जहाँ पे 1 मिलियन से कम भी पॉपुलेशन है, अगर उसको लगता है कि उस एरिया में भी फैमिली कोर्ट की ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे भी फैमिली कोर्ट सेटअप कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, देखेंगे कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि फैमिली कोर्ट में जाते हैं। तो जो भी मैट्रिमोनियल रिलीफ वाले मैटर रहेंगे, मैरिज शादी से रिलेटेड मैटर या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर, वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब मैटर्स जाएंगे फैमिली कोर्ट में। या फिर जो भी प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा हो रहा है, किसके भी स्पाउस मतलब कि पति पत्नी के बीच में अगर प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा हो रहा है, तब भी वो मैटर्स कहाँ पे जाएंगे? फैमिली कोर्ट में ही जाएंगे। फिर मान लीजिए कि जो कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए माँ बाप का डाइवोर्स हो गया पति पत्नी में, तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? ये भी मैटर फैमिली कोर्ट में जाएगा। साथ ही साथ जो भी मैटर्स वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स से रिलेटेड रहेंगे, तो वो सभी मैटर्स कहाँ जाएंगे? फैमिली कोर्ट में जाएंगे। तो आखिर ये लोग फैमिली ही है ना, एक परिवार में इतने लोग तो रहते हैं, तो इसीलिए जो है इस कोर्ट का भी नाम क्या रखा गया? फैमिली कोर्ट ही रखा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो फैमिली कोर्ट रहेगा, फैमिली कोर्ट कोशिश करेगा, इंडिवियर करेगा, इंडिवियर मतलब होता है प्रयास करना। तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये प्रयास करेगा कि वो क्या करे? रिकॉन्सिलिएशन करे, मतलब कि सुलह करवा दे। मान लीजिए दो व्यक्तियों में अगर झगड़ा हुआ है, एक ही परिवार के पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हुआ है, वो लोग चाहते हैं डाइवोर्स ले ले, तो कोशिश करे कि सुलह हो जाए और उनका रिश्ता ना टूटे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक और बात, जो भी यहाँ पे फैमिली कोर्ट में जो प्रोसीडिंग जो चलेगी वो इनफॉर्मल रहेगी, और जो भी रिजिड रूल है हमारे, जैसे कि आईपीसी का नियम चले, सीआरपीसी का नियम चले, वो सब प्रोसीजर यहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसीडिंग रहेगी यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो है, जो भी एसोसिएशन रहते हैं सोशल वेलफेयर एजेंसी के या काउंसलर के, तो वो लोग भी जब सुलह जब करवाया जाएगा तो उस स्टेज में वो लोग भी मतलब पार्ट बन सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल सर्विस से रिलेटेड लोग भी आएंगे और जो वेलफेयर एक्सपर्ट रहते हैं वो लोग भी आएंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मान लीजिए जैसे कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी फैमिली में, ठीक है, तो वो लोग जब फैमिली कोर्ट में जब जाएंगे तो ऐसा नहीं कि उनको एक वकील लेके अपने साथ में जाना है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए, अगर वो लोग चाहें तो कोई एक लीगल एक्सपर्ट ले आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि इनको एक लीगल एक्सपर्ट लेके ही जाना है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो यूज होगा वो कौन सा रहेगा, एमिकस क्यूरे। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आके सुलह करवाता है, झगड़े को खत्म करवाता है, तो उसको बोला जाता है एमिकस क्यूरे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखूं बोलूं मैं, तो मान लीजिए एक आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गया, आप दोनों लोग एक दूसरे से लड़ बैठे। अब मान लीजिए कोई तीसरा पर्सन आए, वो बोले कि जाने दो यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। इस तरीके से अगर आप लोगों के बीच में अगर सुलह अगर करवा दे तो ये जो प्रोसीजर होगा, ये कौन सा प्रोसीजर कहलाएगा, एमिकस क्यूरे। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग अगर लोक अदालत में अगर कोई फैसला अगर सुनाया जाता था तो आप उस डिसीजन के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे, किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं जो भी डिसीजन लोक अदालत में सुनाया जाता है। लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं है। फैमिली कोर्ट में अगर कोई डिसीजन अगर सुनाया जाता है तो आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है कि आप जो है अपील कर सकते हैं। और अपील कहाँ करेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं करेंगे, कहाँ पे, हाई कोर्ट में करेंगे अपील। ठीक है दोस्तों, तो आप एक अपील कर सकते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में, जो भी आपको फैमिली कोर्ट में अगर जो भी आपको डिसीजन सुनाया गया वहाँ के द्वारा। तो देखिए, अगर 2016 की बात करूँ तो वहाँ उस समय हमारे यहाँ पे 438 फैमिली कोर्ट थे हमारे देश में। तो देखिए, अगर सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट बोलूँ मैं तो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितने, 76। चलिए मैं आपको पूरा टेबल ही दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 14 है, अरुणाचल में एक भी नहीं, असम में 3, बिहार में 39, छत्तीसगढ़ में 19, दिल्ली में 15, गोवा में एक भी नहीं, गुजरात में 17, हरियाणा में 7, हिमाचल में एक भी नहीं, जम्मू में एक भी नहीं, झारखंड में 21, कर्नाटक में 27, केरला में 28, मध्य प्रदेश में 44, महाराष्ट्र में 22, मणिपुर में 5, मेघालय में एक भी नहीं, मिजोरम में 4, नागालैंड में 2, उड़ीसा में 17, पंजाब में 7 और पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 28, सिक्किम में 4, तमिलनाडु में 14, तेलंगाना में 12, त्रिपुरा में 3 और उत्तर प्रदेश में जो सबसे मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कितने, 76 में, उत्तराखंड में 7, वेस्ट बंगाल में 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा से चलूँ तो उत्तर प्रदेश में है 76, मध्य प्रदेश में 44, बिहार में 39। और एक और बात आप याद रखिएगा कि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में एक भी फैमिली कोर्ट नहीं है। तो ये जो लिस्ट हमको मिली, कहाँ से मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्या, फैमिली कोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ग्राम न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट आया 2008 में। इसमें इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि एक ग्राम न्यायालय बनेगा। ठीक है, इसी एक्ट पे ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। अब ये ग्राम न्यायालय क्यों बनाया गया, जिससे कि जो ग्रास रूट लेवल पे, मतलब बिल्कुल नीचे जो हमारी जो सोसाइटी है, सबसे नीचे का जो तबका है हमारी सोसाइटी का, उसको भी जस्टिस मिल सके, उसको भी न्याय मिल सके। ठीक है दोस्तों, और किसी के साथ भी हम जो है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी को न्याय मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलने, सभी को जस्टिस मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है दोस्तों, भले ही चाहे सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का ही हो, लेकिन उसको जो है न्याय मिल सके। अब हम बात करें क्या क्या रीजन है क्यों ग्राम न्यायालय बनाए गए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो गरीब होते हैं, जो पिछड़े हुए लोग जो रहते हैं हमारे सोसाइटी के, उनको जो है न्याय नहीं मिल सकता है, उनको जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो सभी लोगों को जस्टिस मिले, इसलिए ग्राम न्यायालय बनाया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 39A, जो कि कहाँ पे है, डीपीएसपी में है। ठीक है दोस्तों, तो डीपीएसपी कौन सा पार्ट है हमारा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक फ्री लीगल एड, मतलब सभी को फ्री में जस्टिस मिल सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है दोस्तों, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ने कई ढेर सारे इनिशिएटिव लिए जिससे कि सभी को न्याय मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, लोक अदालत भी बनाए और कैसे कैसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, समझौता करा के, मीडिएशन करा के, मतलब किसी बीच वाले को बुला के सुलह करवाना। ठीक है दोस्तों, तो हमारी गवर्नमेंट ने कई ढेर सारे स्टेप लिए जिससे कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके लिए इन्होंने लोक अदालत भी बनाए, लेकिन जो है और भी ढेर सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी जिससे कि ये जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो देखिए, जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट नंबर 114, तो उसमें कहा गया कि ग्राम न्यायालय बनाना चाहिए। तो ये कहा गया कि ग्राम न्यायालय से क्या होगा कि जल्दी जल्दी जो है केस की सुनवाई हो सकेगी, फैसला जल्द आएगा और ये इनएक्सपेंसिव रहेगा, इसमें पैसे खर्च नहीं होंगे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और एक कॉमन मैन को भी जस्टिस मिल पाएगी। कॉमन मैन मतलब आम आदमी। तो देखिए, उसके लिए जो है एक ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो है रिकमेंड किया गया, किसके द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पास किया गया हमारे पार्लियामेंट में और ग्राम न्यायालय बनाया गया। अब दोस्तों हम और आगे बात करेंगे। तो गांव के जो लोग रहते हैं, जो रूरल एरिया में जो हमारे जो सिटीजन रहते हैं, जो नागरिक जो रह रहे हैं देश में, तो उनको भी जस्टिस मिल सके, उनको भी न्याय मिल सके। तो उसलिए जो है ग्राम न्यायालय का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं ग्राम न्यायालय के, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ग्राम न्यायालय की, तो उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय जो होगा वो क्या रहेगा, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहता है उसी का कोर्ट रहेगा, और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्याय अधिकारी बोलेंगे। और इसको अपॉइंट कौन करेगा, और हाँ, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा फर्स्ट क्लास जो रहते हैं हाई कोर्ट में, वो उसी के तरीके का इसका भी पद रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो न्याय अधिकारी रहेगा उसको अपॉइंट कौन करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ग्राम न्यायालय का उसको क्या बोलेंगे, न्याय अधिकारी। अब इस न्याय अधिकारी को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट तो करेगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने स्टेट के हाई कोर्ट से भी, तभी वो अपॉइंट करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है, या फिर न्याय अधिकारी को। चलिए अब आगे बात करें। जो ग्राम न्यायालय जो रहेगा वो जितने भी पंचायत होते हैं, पंचायत लेवल पे जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी, या फिर कुछ ग्रुप में जो भी एक साथ जो पंचायत जो रहते हैं उनके लेवल पे इनकी स्थापना की जाएगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और हाँ, जहाँ पे कोई भी पंचायत नहीं है किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे भी जो है आसपास के एक साथ पंचायत के ग्रुप में मिला के जो है वहाँ पे ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो न्याय अधिकारी जो होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ग्राम न्यायालय का, वो एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, और इसको जो सैलरी या जो पावर मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहता है जो कि एक हाई कोर्ट के अंडर में जो काम करता है, उसकी जितनी पावर, उसकी जितनी सैलरी रहती है, उतनी ही सैलरी ग्राम न्यायालय के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी मिलेगी। अब जो ग्राम न्यायालय रहेगा एक मोबाइल कोर्ट है। मोबाइल कोर्ट मतलब चलता फिरता कोर्ट है, कभी उसकी सीटिंग किसी जगह हो रही तो कभी कहीं और, मतलब उसकी सीटिंग होगी कहीं और, वो बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मैटर जो देखेगा वो क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मैटर को देखेगा, मतलब कि इसके पास जो पावर रहेगी वो बोथ, मतलब क्रिमिनल कोर्ट वाली पावर रहेगी इसके पास और सिविल कोर्ट वाली भी पावर रहेगी। अब देखिए, जो ग्राम न्यायालय का जो हेडक्वार्टर जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, पंचायत में रहेगा, और ये हर गांव जाएगा और अपने केसेस की सुनवाई करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय है वो क्रिमिनल केसेस को भी देखेगा, सिविल केस को भी देखेगा, या फिर जो भी क्लेम या डिस्प्यूट रिलेटेड कोई केस है तो उनको भी देखेगा कौन, ग्राम न्यायालय। अब ये सभी जो केस है ये कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे डिफाइन किए गए, जो फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली अनुसूची और जो सेकेंड शेड्यूल जो दूसरी अनुसूची है इस एक्ट की, ना कि हमारे संविधान वाली अनुसूची नहीं है फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल, ये जो है ग्राम न्यायालय एक्ट जो है उसकी अनुसूची है। ठीक है, तो उसमें जो है इसको डिफाइन किया गया है। मतलब ये है कि जो ग्राम न्यायालय एक्ट है ना 2008 वाला, तो उसमें ही अनुसूची है दो, पहले फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल, तो उसी में जो है
बताया गया है ये केस के बारे में, कौन कौन से केस, जैसे क्रिमिनल केस, सिविल केस। चलिए आगे बात करें। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं या इस एक्ट के पहले शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल को, ठीक है, जिस तरीके से उनको ज़रूरत होगी उस हिसाब से। अब देखिए, जो ग्राम न्यायालय जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा वो किस तरीके का रहेगा, वो क्रिमिनल ट्रायल के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड अगर कोई केस अगर ग्राम न्यायालय में जाता है तो वो कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा, समरी प्रोसीजर। वहीं अगर मैं बात करूं जो भी पावर एक सिविल कोर्ट को मिलती है, जब वो सिविल प्रोसीजर को देखता है तो वो सभी पावर जो है ग्राम न्यायालय को भी मिलेगी, मतलब उसके पास भी वो सभी पावर्स रहेंगी। देखिए दोस्तों, ग्राम न्यायालय कोशिश करेगा कि जो भी डिस्प्यूट रहेंगे वो, मतलब उसका कोशिश ये रहेगा कि उसमें समझौता हो जाए, उसमें कॉन्सिलिएशन हो जाए दोनों पार्टी के बीच में। और उसके लिए वो एक कॉन्सिलेटर मतलब ये हुआ कि जो वो पर्सन जो कि समझौता कराएगा उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, कहाँ पे, ग्राम न्यायालय में। अब देखिए, जो भी जजमेंट या जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा, मतलब जो भी जजमेंट ग्राम न्यायालय से आएगा, तो उसको मतलब ग्राम न्यायालय को कोशिश करना है कि वो जो है किसी का पक्ष ना ले। डिक्री मतलब अपक्ष है, मतलब किसी का पक्षपात ना करते हुए एक बीच का एक डिसीजन सुनाए, ठीक है, जहां पे जो है समझौता हो सके, सुलह करे, ठीक है दोस्तों, कोशिश करेगा कि सुलह करे। अब देखिए, जो ग्राम न्यायालय है वो बाउंड नहीं है कि जो भी एविडेंस एक्ट है 1872 का, उस रूल से ये मतलब बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको इसी नियम के साथ चलना है। वो जो है जो भी नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल होती है या फिर जो भी रूल उस स्टेट का हाई कोर्ट बना देगा, जिस स्टेट का ग्राम न्यायालय है, उसके हिसाब से चलेगा कौन, ग्राम न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, जो भी क्रिमिनल केस ग्राम न्यायालय में गए, ग्राम न्यायालय ने अपना डिसीजन सुनाया, तो अगर किसी को अपील करनी है ग्राम न्यायालय के डिसीजन के अगेंस्ट, ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में अगर किसी को अगर अपील करना है, तो वो कहाँ पे अपील करेगा, कहाँ पे अपील करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में। आपको पता है सेशन कोर्ट किस लिए होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करेगा। और वहां पे भी उसको कितने, मतलब अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फीलिंग ऑफ सच अपील, मतलब उसको भी वहां पे कोशिश ये करना है, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा, कि उसको जो है 6 महीने के अंदर अंदर उस केस की सुनवाई कर दे, जिससे कि मतलब जो अपील जो किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन को 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई करनी होगी। इसी तरीके से अगर सिविल केस के लिए अगर ग्राम न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन सुनाया, तो उसके विरुद्ध में अगर हमको अगर अपील करनी, तो कहाँ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे। और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 6 महीने के अंदर ही अंदर जो है वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा। दोस्तों, जो भी पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है उसके खिलाफ जो भी फैसला सुनाया गया, तो वो जो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसकी जो सजा है उसको कम कर दिया जाए। अब देखिए, बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्या कैसे स्थापना हुई ग्राम न्यायालय की। तो देखिए, जो ग्राम न्यायालय है उसको जो है किसने डिसाइड किया था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, तो उसके हिसाब से जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। आपको पता है ग्राम न्यायालय एक्ट बना 2008 में। देखिए कितने रुपए मिलते हैं ग्राम न्यायालय बनाने के लिए, टोटल 18 लाख रुपए मिलते हैं, 18 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख रुपीज किसके लिए रहते हैं, कि जो कोर्ट रूम है, जो कोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया जाए, कोर्ट को निर्माण कराया जाए कोर्ट का, उसके लिए 10 लाख रुपए हो गए। 5 लाख रुपए मिलते हैं गाड़ियों के लिए, और 3 लाख रुपए मिलते हैं जो भी ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे कि जो भी कागज पत्तर जो लगेगा उसके लिए 3 लाख रुपए। तो टोटल 18 लाख रुपए में से 10 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए, 5 लाख व्हीकल के लिए और 3 लाख ऑफिस इक्विपमेंट के लिए। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मोर देन मतलब 5000, लगभग 5000 ग्राम न्यायालय जो है इस एक्ट के, जो एक्ट है आपका ग्राम न्यायालय एक्ट, इस पे जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो और उसके लिए इससे कितने पैसे लगाए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1400 करोड़ रुपए जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या जो भी यूनियन टेरिटरी है, जहां जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां पे ग्राम न्यायालय बनाना है, उनको जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय एक्ट है, इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिश करेगी ग्राम न्यायालय को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, फंड का सिस्टम, मतलब पैसे प्रोवाइड करेगा ग्राम न्यायालय बनाने के लिए। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1400 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट्स को। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाएगी ग्राम न्यायालय, और किसके कंसल्ट, मतलब किससे कंसल्ट करके बनाएगी, जो भी उस स्टेट का जो हाई कोर्ट रहेगा उससे कंसल्ट करने के बाद जो है ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा। अब देखिए,
टिल 2016 कितने ग्राम न्यायालय हैं हमारे यहाँ, किस किस स्टेट में कितने कितने ग्राम न्यायालय हैं, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो हर एक स्टेट के बारे में बताया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में 89 है। नोटिफाइड मतलब कि जो कि जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, अभी तक मतलब वो बन रहा है, अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ। और ग्राम न्यायालय फंक्शनल मतलब ये हुआ कि ये बन भी गए हैं और ये काम भी अपना चालू कर दिए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मध्य प्रदेश टोटल 89, राजस्थान में 45, कर्नाटक 2, मतलब 2 नोटिफाई किए गए हैं लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है ये दोनों ही। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तो ये सभी हैं। तो टोटल कितने हैं, 291 नोटिफाइड है और अभी तक फंक्शनल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 175 ही। और इसका भी सोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ज़्यादातर स्टेट है यहाँ पे ग्राम न्यायालय किस लेवल पे बनाया गया है, तालुका लेवल पे। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे मैं बात करूँ, जो भी पुलिस ऑफिशियल हैं या फिर जो भी अदर मतलब उस स्टेट के अंदर जो और भी जो लोग हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो लोग उस स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी इच्छा के ऊपर ग्राम न्यायालय बनाया जाता है। अब देखिए मैं आगे बात करूंगा मैं कि जो भी रेगुलर कोर्ट है और जो ग्राम न्यायालय है, इन दोनों के ही बीच में क्या हो जाती, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता, मतलब कि ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है, दोनों के कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में ना, आप चाहे तो ग्राम न्यायालय में जा सकते हैं, चाहे तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ग्राम न्यायालय के ग्राम न्यायालय को फंक्शन करने में। चलिए आगे बात करें तो इस इशू को जो है, ग्राम न्यायालय वाली इशू को, जिस वजह से इसका फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इसको डिस्कस किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन अप्रैल 2013 में। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और जो हाई कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का काम है कि वो लोग जो है ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश करें। अब देखिए प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए कि जो भी स्टैम्प वेंडर होते हैं, स्टैम्प वेंडर मतलब कि जो लोग स्टैम्प बनाते हैं, स्टैम्प नहीं मिल पाता है, ठीक है, और भी कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती थी ग्राम न्यायालय में। तो उन्हीं सबको डिस्कस करने के लिए ये वाली कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कही गई कि आपको फोकस करना है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपने हाई कोर्ट के साथ मिलके फोकस करना है कि वो ग्राम न्यायालय बनाए। हर एक तालुका लेवल पे एक एक ग्राम न्यायालय बनाए, जहाँ पे भी जो भी कोर्ट्स जो है वहाँ पे अवेलेबल अगर नहीं है, वो लोग उस जगह के लोकल प्रॉब्लम के लिए ग्राम न्यायालय का स्थापना करें, ग्राम न्यायालय का इस्टेब्लिशमेंट करें। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से। तो देखिए आर्टिकल नंबर 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब जो आर्टिकल नंबर 233 है, इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 233A में क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से वैलिडेशन होगा अपॉइंटमेंट का, जो भी या फिर जजमेंट का, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा दिया जाएगा। 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन का, एक तो आपको पता है एक तो जज होते हैं कोर्ट्स में, अब जज के बाद भी तो और भी ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे आरओ रहते हैं, एआरओ रहते हैं, और भी बहुत लोग क्लर्क रहेंगे वहाँ पे। तो उन लोगों का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, उन लोगों का किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया आर्टिकल नंबर 234 में। आर्टिकल नंबर 235 में बताया गया कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। 236 में इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया। 237 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो देखिए आपने यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट रहते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमने डिस्कस किया, लोक अदालत डिस्कस किया, ग्राम न्यायालय डिस्कस किया। तो देखिए दोस्तों एक और चीज डिस्कस किया, फैमिली कोर्ट। तो आप इतना याद रखिए, सबसे पहले मैं हल्का समरी दे देता हूँ कि अगर मान लोक अदालत में अगर कोई डिसीजन अगर सुना दिया गया तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप अपील सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही करेंगे। और जो हमारी जो ग्राम न्यायालय है वहाँ पे अगर कोई डिसीजन अगर सुनाया गया किसी डिस्प्यूट के लेके, किसी केस को लेके, तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है अपील करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि जो ग्राम न्यायालय है उसके लिए कितने रुपए मिले, जैसे कि 18 लाख रुपए का सेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ग्राम न्यायालय के लिए, जिसमें से 10 लाख उस कोर्ट को बनाने में रुपए लगाए जाते हैं, 5 लाख रुपए व्हीकल के लिए लगते हैं, और 3 लाख रुपए जो भी ऑफिशियल चीज़ें रहती है, जैसे कागज पत्र जो रहेंगे, पेपर, उन सब के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख व्हीकल के लिए, 3 लाख ऑफिशियल चीज़ों के लिए, और 10 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स
अगर आपको और कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आगे अभी मैं इसके बाद जो लेक्चर्स मेरे आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि जुडिशल रिव्यू किस तरीके से होता है, जुडिशल एक्टिविज्म क्या है और पीआईएल क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो चैप्टर्स थे, वो जो 3 चैप्टर्स बच गए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है यहाँ पे जब मैं उन तीनों चैप्टर को डिस्कस कर दूंगा तो आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही जुडिशियल सिस्टम, ये तीनों ही चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। और उससे पहले मैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, बेसिक स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इन सभी चीज़ों को दोस्तों मैंने डिस्कस कर रखा है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी जाके देख सकते हैं, और जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, लाइक से ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपकी हेल्प होती है तो और भी लोगों की हेल्प करिए आप, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो कुछ और जो आपके दोस्त रहेंगे वो भी इन लेक्चर्स को देखेंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको भी अपने प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रह गया, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। अगर आप लोग चाहें तो इंटरनेट की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे ऐसे लोग हैं जो लोग लेक्चर्स लेके आते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, तो कोचिंग जाना कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये डिजायर आईएएस ये सारी इनिशिएटिव चला रहा है। और मेरे आर्ट एंड कल्चर्स के भी लेक्चर्स आ रहे हैं। जिन लोगों को क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक नहीं पढ़ी है जिसने, या फिर जिसको रिवीजन करना है, तो उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकता है और समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।